हेलो डियर स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को टेंसेस के बारे में बताए और सभी टेंस एक तरफ से सॉल्व करवाए और ये भी कहा किस प्रकार से आपको बोलना है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक कि आपको किस प्रकार से बोलना है। अब आता है आपका पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी जिस प्रकार से आपने अभी तक बोला है कि जैसे आ जाए आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल राइट ए लेटर, वी शैल राइट ए लेटर, यू शैल राइट ए लेटर, दे आई शैल राइट ए लेटर, वी शैल राइट ए लेटर, यू विल राइट ए लेटर। देखिए सब में ये देखना है कि कहाँ पर आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी अदर जितने भी सबके साथ विल लगेगा। तो आई शैल राइट ए लेटर, वी शैल राइट ए लेटर, यू विल राइट ए लेटर, दे विल राइट ए लेटर, ही विल राइट ए लेटर, राम विल राइट ए लेटर, सीता विल राइट ए लेटर, राम एंड सीता विल राइट अ लेटर। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस, I shall not write a letter, we shall not write a letter, you will not write a letter, they will not write a letter, he will not write a letter, she will not write a letter, Ram will not write a letter, Sita will not write a letter, Ram and Sita will not write a letter. उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, shall I write a letter, shall we write a letter, shall will you write a letter, will you write a letter, will they write a letter, will he write a letter, will she write a letter, will Ram write a letter, will Sita write a letter, will Ram and Sita write a letter। इस तरीके से आपको ये सारे सेंटेंसेस को बोलना है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स में इस सेंटेंस का यूज भी करना है। ऐसे 10 या 12 15 जितने भी सेंटेंस आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लेना है और उसको लगातार बोलते जाना है। तो ये हम आपसे बहुत उम्मीद करते हैं कि ये सारे सेंटेंस आप डेली बोलेंगे। इसके साथ साथ हम आपको कुछ कन्वर्सेशंस भी देते हैं, उन कन्वर्सेशंस का आपको सुनना है डेली, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है और हम ये चाहते हैं कि आप इंग्लिश में ही उसको सुनिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ हम आपको कुछ मीनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, उस मीनिंग को भी आप डेली याद कीजिए। बहुत ज़्यादा मीनिंग्स भी नहीं होती हैं, डेली हम जो थोड़ी मीनिंग देते हैं उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए। मीनिंग भी याद होती रहेगी, कन्वर्सेशन भी होता रहेगा, प्लस हम यहाँ आपको टीचिंग भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आप चारों तरफ से इंग्लिश को प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड खुलेगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। हियर you need to increase your confidence level to speak English, because if your confidence level is very low, then you can't speak English well. This is why I am saying that first of all you should increase your confidence level. For this you should go into deep in English. You should go deep into English. If you are going deep, then everything will you will gather more and more knowledge of English grammar. Need not to speak English grammar, need not, you don't need English grammar, but here you have to more and more listen. Okay, wherever you see that someone is speaking, then you should go there and start to talk with him. Okay, तो अब हम आपको इसके बाद कुछ ऑक्सिलरीज, जैसा कि हम बता रहे थे अभी तक, ऑक्सिलरीज के कहाँ कहाँ ऑक्सिलरीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑक्सिलरीज का सही प्रयोग जानेंगे तो आप अच्छे से इन सब का यूज़ कर पाएंगे। जैसे हमने इसके पहले बताया था कैन का कहाँ प्रयोग होगा, कुड का कहाँ प्रयोग होगा, कुड हैव का कहाँ प्रयोग होगा। अब उसी क्रम में वुड आता है, विल का प्रयोग आप जान ही गए हैं। विल के बाद इसका पास्ट जो होता है वुड आता है, लेकिन वुड का खाली इसके विल के पास्ट के रूप में ही प्रयोग नहीं होता है, इसके और भी यूज होते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखिए, तो सबसे पहला काम है कि विल का जो वुड है, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में भी होता है, ये भी एक नियम। ठीक है, तो जैसे ही सेड, ही विल राइट अ लेटर, लिखा हुआ ही सेड ही विल राइट अ लेटर। जब हम इसको पास्ट में बनाएंगे तब यहाँ पर विल का वुड कर देंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे ही सेड दैट ही वुड राइट अ लेटर।
ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका रूल है उसी के रूल के हिसाब से यहाँ पर ये अप्लाई होगा। अब दूसरा क्या है, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है जो आपको समझना चाहिए। दूसरा है कि वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, पुरानी आदतों को दिखाने के लिए होता है। जैसे कोई सेंटेंस हम यहाँ लिखें, जैसे आ जाए she would sit for hours. She would sit for hours in her garden. तो यहां देखिए ये लिखा हुआ है, या और हम जोड़ दें एंड नीड। जैसे लिखा हुआ शी वुड सिट फॉर आवर्स। अब यहाँ पर हम पुरानी आदतों को दिखाने के लिए करते हैं कि वो घंटों बैठी रहती थी। शी वुड सिट फॉर आवर्स का मतलब वह घंटों में बैठी रहती थी इन हर गार्डन, अपने बगीचे में। वह अपने बगीचे में घंटों बैठी रहती थी। एंड निट, निट मीन्स होता है बुनना, और कुछ बुना करती थी। अब निट के आगे स्वेटर भी कर सकते हैं हम, निट द स्वेटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी पुरानी आदतों के बारे में यहाँ बताया गया कि वो घंटों बैठी रहती थी बगीचे में और बुना करती थी। ठीक है, तो जहाँ यहाँ पर वाक्य के अंत में से रहती थी, पढ़ा करता था, जाया करता था, है ना, खेला करता था। जहाँ हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज टू इसी का ही सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो यहाँ इसको समझ गए होंगे कि वुड का प्रयोग हम पुरानी आदतों को दिखाने के लिए करते हैं। इसके आगे जैसे और भी सेंटेंस है, ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वह प्रत्येक सुबह वॉक के लिए जाया करता था। अब इसके आगे नेक्स्ट भी आता है, अगला रूल क्या है, वुड का प्रयोग जो है हम प्रार्थना के लिए भी करते हैं। जैसे वुड यू लैंड मी योर पेन, वुड और यू प्लीज, वुड यू प्लीज lend me जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, कृपया करके क्या आप मुझे अपनी किताब उधार देंगे। तो यहाँ पर जहाँ प्रार्थना के भाव आते हैं वहां पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वुड का प्रयोग आप जान गए कहाँ करते हैं, प्रार्थना के भाव में भी करते हैं। वुड यू गिव मी योर बुक, वुड यू लेंड मी योर बुक, इस तरीके से हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो वुड का प्रयोग हम प्रार्थना के लिए भी करते हैं। उसके आगे नेक्स्ट है, वुड का प्रयोग हम संभावना के लिए भी करते हैं। जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड, जैसे कोई सेंटेंस, जैसे आ जाए ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका पति होगा। अभी हम यहाँ कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट कंफर्म्ड हियर वेदर ही इज हर हस्बैंड और नॉट। ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर हमें कंफर्म ना हो, संभावना हो, तो उस कंडीशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही वुड बी अ फार्मर, वह एक किसान होगा। ही वुड बी अ बिजनेसमैन, वह एक बिजनेसमैन होगा। शायद मतलब कंफर्म नहीं है कि होगा ही, शायद ऐसा है कि वो हो सकता है या होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर संभावना के भाव दिखाए जा रहे हैं, वुड का प्रयोग। ठीक है, उसके आगे आता है वुड का प्रयोग हम इच्छा के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट ही वर here, would that he were here, would that he were here। काश, यहाँ पर would that का मतलब है काश, काश वो यहाँ होता। इसको हम आई विश का भी प्रयोग कर देते हैं, आई विश ही। और ये भी इसमें देखना है जहाँ पर काश शब्द आते हैं वहां सब में वर का प्रयोग होता है।
तो हम लिखेंगे वुड दैट ही वर हियर, काश वो यहाँ पर होता। ठीक है, वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर काश के भाव आते हैं, मतलब इच्छा के भाव आते हैं। जैसे और भी है, वुड दैट आई, जैसे वुड दैट आई वर अ बर्ड, वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट आई वर अ प्रिंसिपल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वुड दैट का प्रयोग हम आई विश के स्थान पर करते हैं। ठीक है, वुड दैट का प्रयोग आई विश या इफ के स्थान पर भी करते हैं। यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता, वुड दैट ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता, या आई विश ही वर हेयर, काश वो यहाँ होता। तो ये सारे वाक्य एक ही जैसे हैं, लेकिन वुड का प्रयोग बता रहे हैं, तो वुड का प्रयोग काश के अर्थ में भी होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके आगे है, वुड लाइक टू का प्रयोग इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। जैसे ही वुड लाइक टू नो, he would like to know what his future is। जैसे लिखा हुआ है, he would like to know what his future is, मतलब वह जानना चाहेगा। he would like to know what his future is, मतलब उसकी इच्छा है कि ये जानने की कि उसका भविष्य क्या है। ठीक है, he would like to know, वो जानना चाहेगा या उसकी इच्छा है ये कि वह उसका भविष्य क्या है। तो यहाँ पर would like का प्रयोग हम इच्छा के लिए करते हैं। ठीक है, would like का प्रयोग। उसके आगे आता है, वुड का प्रयोग दृढ़ता या डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, he would have his own way। he would have his own way। ठीक है, he would have his own way या he was determined to have his own way। चाहे हम इसको ऐसे कहें, he would have his own way, चाहे हम कहें he was determined to have his own way। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उसका दृढ़ निश्चय है, he would have his own way, उसका अपना एक तरीका होगा। तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता अगर जहाँ पर होगी वहाँ पर भी हम would have का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन के लिए भी हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, वुड का प्रयोग हम पास्ट तत्परता के लिए करते हैं, विलिंगनेस के लिए करते हैं। जैसे he would do as you did। जैसे यहाँ पर he would do, उसे करना ही होगा, as you bid, जैसा तुम आदेश देते हो उसको वैसा ही करना होगा। मतलब जहाँ हम विलिंगनेस को दिखाते हैं, तत्परता को दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी हम would का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा he would do as you bid, उसे करना होगा वो कार्य जैसा तुम आदेश देते हो। या और भी आ जाए, he would like to see her, उसे देखना ही होगा। he would like to see her, उसे देखना, he would like to see her, वो उसे देखना पसंद करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ would का प्रयोग उसके लिए, विलिंगनेस के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो would का प्रयोग आपने सीखा आज, किसका सीखा, would का प्रयोग सीखा। would का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो और देखिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ would का प्रयोग हम प्राथमिकता देने के लिए भी करते हैं,
प्रेफरेंस देने के लिए या प्राथमिकता देने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, वह झूठ बोलने की अपेक्षा मरना ज़्यादा पसंद करेगा। तो जहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रेफरेंस देने के भाव आते हैं, उस कंडीशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ही वुड रादर डाई, वो ज़्यादा मरना ज़्यादा पसंद करेगा, देन टेल अ लाई, झूठ बोलने की अपेक्षा। तो झूठ बोलने की अपेक्षा वो ज़्यादा मरना ज़्यादा पसंद करेगा। यहाँ पर प्राथमिकता के भाव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने किसका प्रयोग समझा? ये प्रयोग समझा आपने वुड का। और भी वुड का प्रयोग होता है, काश मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। इस प्रकार के सेंटेंस भी होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिख दे रहे हैं, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। If I were a bird, I would fly in the sky। वुड का प्रयोग हम प्रेजेंट मतलब कल्पना के भाव जब आते हैं, कोरी कल्पना जब आते हैं, है ना, जब कंडीशनल वाक्य कोरी कल्पना के भाव जब आते हैं कि अगर मैं चिड़िया होता, कोरी कल्पना है कि मैं चिड़िया होता, होगा नहीं, लेकिन ये पूरी कल्पना है कि अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। तो जब कोरी कल्पना के भाव आते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं। तो वुड का प्रयोग बस लगभग ये इतना ही है। अब ठीक है, तो वुड का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया, इतना ही लगभग वुड का प्रयोग है। इसके आगे नेक्स्ट समझें आप, नेक्स्ट जो ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उसको समझना आपको। तो यहाँ वुड का प्रयोग हमने बताया, इसको अच्छे से देखिए, समझिए किस किस प्रकार के वुड का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है, देखिए शुड का प्रयोग अब देखते हैं हम। एक तो शुड का प्रयोग पास्ट के रूप में होता है, विल के पास्ट, शैल के पास्ट के रूप में शैल का शुड हो जाता है ना। तो शैल के पास्ट के रूप में भी शुड का प्रयोग होता है, लेकिन आपको नहीं समझना। आप वो जानते हैं कि अगर शैल है तो शैल का शुड हम पास्ट में कर देते हैं, लेकिन और भी जो उसके यूजेस हैं उसको आपको जानना है। तो सबसे पहला जो यूज है, शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन के रूप में होता है, मतलब नैतिक दायित्व के लिए। जैसे वन शुड लव, वन शुड लव one's country, वन शुड लव वंस कंट्री। जब नैतिक दायित्व की बात आती है तब भी शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, जब नैतिक दायित्व की बात आती है उस कंडीशन में भी हमें शुड का प्रयोग होना होता है। जैसे वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक लोग को अपने अपने देश को प्रेम करना चाहिए। हर लोगों को या किसी को भी अपने देश के प्रति प्रेम करना चाहिए। दूसरा आता है शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी के लिए होता है, जैसे ही शुड हैव, he should have paid the money, he should have paid the money long ago। देखिए शुड नॉर्मल होता है, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड हैव गो। तो वहां पर जैसे लिखा ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो, तुम्हें लंबे समय पहले ही कर्ज को अदा कर देना चाहिए था। देखिए अगर आ जाए तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए था अगर आ जाए तो हम कहेंगे यू शुड हैव गॉन,
तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। हम जब यहाँ पर पास्ट के भाव दिखाते हैं, मतलब ऐसा करना चाहिए था अगर आ गया, चाहिए के बाद था आ गया, तो उस कंडीशन में हमें शुड के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के वाक्य चाहिए था के रूप में हमें यूज़ करना है। तो ये हम किसी भी सेंटेंस को ले सकते हैं, एक एक सेंटेंस हम बता दे रहे हैं, आप किसी भी दूसरे सेंटेंस को लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगला देखिए, अगला आता है सपोजिशन के रूप में, जैसे आई थिंक he should I think he should come जब हम कल्पना करते हैं या पॉसिबिलिटी जब होती है, पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, संभावना को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जब हमें संभावना व्यक्त करनी होती है तो उस कंडीशन में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई थिंक, मुझे लगता है, ही शुड, या मैं सोचता हूँ, ही शुड कम टुमारो, कि वो कल, उसे कल आना चाहिए, मुझे लगता है कि कल उसे आना चाहिए या कल वो आएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर संभावना के भाव आएंगे वहाँ पर भी हमें शुड का प्रयोग करना होगा। दूसरा देखिए आ जाता है, जैसे इफ ही शुड कम, इफ ही शुड कम, अगर वो आए तो आस्क हिम टू वेट, आस्क हिम टू वेट, आस्क हिम टू वेट फॉर मी। इफ ही शुड कम, अगर वह आए तो आस्क हिम टू वेट फॉर मी, उससे कहिएगा मेरा इंतजार करने के लिए। यहाँ पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं जब कम संभावना होती है, जब कम संभावना होती है तो उस कंडीशन में भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। ही शुड कम, आस्क हिम टू वेट फॉर मी। मगर अगर वो आए, अगर वह आए तब, अगर उसे आना चाहिए या वो आए तो मेरा इंतजार उससे कहने के लिए कहिएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में जब कम संभावना के भाव आते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें शुड का प्रयोग करना होता है। अगला आता है he ran fast, lest और he ran fast lest he should miss the train। जिसे लिखा हुआ है he ran fast lest he should miss the train, वह तेज दौड़ा कहीं ऐसा ना हो कि वह ट्रेन को मिस कर दे। तो जहां पर लेस्ट आ जाए, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो जहां पर लेस्ट का प्रयोग हो जाए वहां पर आपको शुड कंपलसरी यूज ही करना है। ठीक है, तो लेस्ट का प्रयोग, लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो। तो वो तेज दौड़ा कहीं ऐसा ना हो कि उसकी ट्रेन छूट जाए, या वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो यहाँ पर भी लेस्ट आ गया, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अगला जैसे सेंटेंस इस तरीके से टेक केयर, टेक हीड लेस्ट यू शुड फेल फॉल, है ना। अगला देखिए जैसे आ जाए आई प्रॉमिस माई सन
आई प्रॉमिस माई सन दैट ही शुड, आई प्रॉमिस माई सन दैट ही शुड हैव a new car. I promised my son that he should have a new car. तो जब डिटर्मिनेशन है, विलिंगनेस है, थ्रीट्स है, ऑर्डर्स है, इन सब के भाव आते हैं या प्रोमिसेस के भाव आते हैं, तो तब भी हम वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। आई प्रॉमिस, मैंने अपने पुत्र से वादा किया है कि ही शुड हैव आ न्यू कार, कि उसके लिए मैं एक नई कार मंगाऊंगा। ठीक है, उसको एक नई कार मिलेगी। तो आई से आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टुडे, आई हैव ऑर्डर्ड दैट ही शुड प्ले टुडे, मैंने आदेश दिया है कि आज उसे खेलना चाहिए। ठीक है, उसके आगे निर्देश देने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कैंडिडेट शुड, है ना, कैंडिडेट शुड, जैसे लिख दें कैंडिडेट्स शुड आंसर कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो जब निर्देश देना होता है तो उस कंडीशन में भी शुड का प्रयोग करना होता है, जैसे कैंडिडेट्स को सभी प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो ये शुड का प्रयोग बस इतना ही है। तो ये आप समझ गए होंगे किस किस तरीके से इससे आ जाता है। एक और, इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू इट। एक और देख लीजिए, इफ आई वर यू I should not do it। जैसे अनरियल सिचुएशन में जब इम्प्रूवमेंट वाला कुछ होता है, सुधारात्मक कुछ होता है, तब उस कंडीशन में हमें शुड का प्रयोग करना होता है। जैसे उड का प्रयोग नॉर्मली करते हैं, काश मैं तुम होता, मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं ऐसा ना करता। जब सुधारात्मक भाव दिखाई पड़े तो हमें उड के स्थान पर शुड का प्रयोग कर देना होता है। तो हमने आज उड और शुड का प्रयोग सीखा। ठीक है, कहाँ पर उड का प्रयोग होता है, कहाँ पर शुड का प्रयोग होता है, इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए बार बार, ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तुम्हारा। ओके, फिर थैंक यू।